नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। वो महाराष्ट्र जहां पे झोली भर के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, राज्य की सरकार बनाने के लिए मिले, लेकिन उसी महाराष्ट्र में जब लोकसभा का एक सीट खाली थी, वहां पे वोट डाले तो उन लोगों ने मना कर दिया कि भैया मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीत चुनेंगे, यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी नहीं चुनेंगे, हम कांग्रेस का प्रत्याशी चुनेंगे। कमाल की बात देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र में लहर आई हुई है बीजेपी की, विधानसभा में लहर आई हुई है, लेकिन पार्लियामेंट का जब वोट डाले जा रहे हैं तो मोदी के नाम पे वोट नहीं डाले जा रहे, वो कांग्रेस जीत जा रही है। इसका मतलब क्या मोदी लहर खत्म हो चुकी? क्या मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं है? राज्यों में तो बीजेपी की सरकार ले आएंगे, लेकिन केंद्र में अब मोदी जी के नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट इसका उदाहरण है। अभय द्विवेदी जी ने तो आज और वो खुलासा कर दिया, उन्होंने बता दिया कि आरएसएस ने मोदी के रिटायरमेंट प्लान की तैयारी किया की है। क्या फार्मूला है रिटायरमेंट प्लान का? अभी आप बातचीत में सुनिएगा। बहुत रोचक बातचीत है, आपको मजा आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। मोदी जी आए बड़े विजयी भाव से, महाराष्ट्र के जब नतीजे आए, फूलों की बारिश हुई और मोदी जी ने बड़ा भाषण दिया कि एक उन्होंने किला फतेह कर लिया। लेकिन उस भाषण में या टीवी चैनलों पे कहीं पे भी झारखंड का जिक्र नहीं था कि एक बड़ा राज्य जहां पे एक बटोगे कटोगे, वहां भी बुलंद आवाज में कहा गया। प्रधानमंत्री ने गिरने की सारी सीमाएं लांग दी कि तुम्हारी बेटियों को उठा के ले जाएंगे, आदिवासी की बेटियों से दूसरी तीसरी चौथी शादी करेंगे। जितना पतन हो सकता था भाषा का, उतना प्रधानमंत्री झारखंड में गिरे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन टीवी चैनलों पे झारखंड का जिक्र ही नहीं था, सिरे से गायब था। केवल प्रधानमंत्री के अभिभूत जैसे कोई देवदूत आ गया हो, उसकी स्तुति में गायन चल रहा था। लेकिन महाराष्ट्र का एक रिजल्ट और था जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं, वो था नांदेड़ का लोकसभा का चुनाव। एक लोकसभा का चुनाव हुआ और जिस जनता ने महाराष्ट्र में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया, उसी जनता ने कह दिया कि भैया लोकसभा में हमें चेहरा मोदी पसंद नहीं है, इसलिए हम बीजेपी का एक एमपी और नहीं चुनेंगे। वहां कांग्रेस का प्रत्याशी जीता। यानी जहां दो दो बटन दबाने के विकल्प थे, राज्य में भाजपा और केंद्र में कांग्रेस। तो क्या ये संकेत है कि 2029 या उससे पहले जब भी केंद्र के चुनाव होंगे तो मोदी जी के लिए आसान नहीं है? मोदी जी कितनी तारीफें कर ले, गोदी मीडिया कितना ही उनका भगवान विष्णु का अवतार बना ले, रास्ते आसान हैं, केंद्र के रास्ते आसान है। आपको क्या मानना है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसके दो हिस्से हैं। एक सवाल तो ये है कि क्यों मीडिया में झारखंड का जिक्र नहीं हो रहा है, और दूसरा सवाल ये है कि नांदेड़ में कांग्रेस कैसे चुनाव जीत गई, जबकि पूरे महाराष्ट्र में महायुति का यानी कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी का डंका पिट रहा है विधानसभा चुनाव में। जो सवाल आपके बिल्कुल जायज हैं और इनको डिकोड करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि कितना भी गोदी मीडिया कोशिश कर ले, वो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पराजय को नहीं छिपा सकता। इस पराजय से कुछ संदेश निकलते हैं और उन संदेशों को हमें लाउड एंड क्लियर, बुलंद आवाज में लोगों के पास पहुंचाना है। पहला संदेश यह है कि अभी भी भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और वनवासी कल्याण आश्रम की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत का आदिवासी समाज उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहारों और कायस्थों की तरीके से मुसलमान विरोधी सांप्रदायिकता के चक्कर में फंसने वाला नहीं है। आदिवासी समाज ने उकसावे की तमाम कोशिशों को धता बताते हुए शिबू सोरेन के बेटे, शिबू सोरेन कौन थे? झारखंड अलग प्रांत बना है, वो शिबू सोरेन की कोशिशों से बना है। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को उन्होंने अपना नेता चुना और भारतीय जनता पार्टी केवल एक आदिवासी सुरक्षित सीट जीत पाई। बाकी सभी आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। तो झारखंड की जनता ने और गैर आदिवासी जनता ने भी भाजपा को खास पसंद नहीं किया। झारखंड की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सांप्रदायिक कोशिशें झारखंड में नाकाम रही हैं पूरी तरीके से। तो ये इस संदेश को आप कैसे छिपाएंगे? ये एक ऐसा संदेश है, संदेश को कैसे छिपाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठिए का सवाल उठाया, झारखंड लोगों ने मजाक बनाया, क्या घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, यहाँ कहां से घुसपैठिए आ गए। पूरे संथाल परगना को आप देख लीजिए, संथाल परगना में सबसे ज्यादा ये नैरेटिव चलाया गया। संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारी। कोल्हन बेल्ट में देख लीजिए,
आदिवासी बेल्ट है, वहां भाजपा 14 में से केवल 3 सीट जीत पाई, बाकी 11 सीट जो है भाजपा हार गई बुरी तरीके से। हेमंत बिश्व शर्मा को वहां से असम से इंपोर्ट किया गया, और जिस तरह की राजनीति वो असम में करते हैं उस तरह की राजनीति उन्होंने झारखंड में की, बुरी तरीके से नाकाम रहे। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र से लाके वहां पूरा बंदोबस्त करने के लिए बैठाया गया। शिवराज सिंह चौहान सोच रहे थे कि अगर हम यहाँ पे झारखंड का चुनाव हमारी देखरेख में, हमारे मार्गदर्शन में जीता जाएगा, तो इससे पार्टी के अंदर हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में बहुत सुविधा होगी, हमारी गोटी लाल होगी। लेकिन अब वो भी अपने जख्मों पे मलहम लगा रहे होंगे, वो भी यहाँ पर बुरी तरीके से नाकाम रहे। असल में और सबसे बड़ी बात है, किस चीज को नहीं छिपाया जा सकता है, जो ईडी वाला फैक्टर है उसको नहीं छिपाया जा सकता है। जिन मुख्यमंत्रियों पर, जिन विपक्षी नेताओं पर आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिनको गिरफ्तार किया, पीएमएलए कानून की तरह जेल में रखा, हेमंत सोरेन ने शुरुआत कर दी है। हेमंत सोरेन ने अपने ऊपर सारे, जनता ने साबित कर दिया है कि सारे आरोप झूठे थे। बाकी आरोप झूठे थे, अदालत तय करेगी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में जनता की अदालत जिसको कहते हैं, उसकी अदालत में तो हेमंत सोरेन पाक साफ होकर निकल आए हैं। अब दोबारा जब फरवरी के महीने में अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में ये साबित कर देंगे, तो इनका पूरा विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार ठहराने का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मुंह के बल गिर पड़ेगा। पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को लाउड एंड क्लियर, ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल यह है जो आपने कहा कि नांदेड़ में कांग्रेस कैसे जीती। देखिए, मैं बहुत दिनों से ये बात कहता आ रहा हूं, और 4 PM के मंच पर भी मैंने बार बार ये कहा है, शायद कल के हमारी आपकी बातचीत हुई थी उसमें भी मैंने इस बात को कहीं ना कहीं कहा था कि हमें अब ये भूल जाना चाहिए कि विधानसभा चुनावों की जीत या हार का लोकसभा चुनावों पर कोई असर पड़ता है या उससे उसका कोई संबंध है। ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और इसका बिल्कुल ताजा प्रमाण अभी मौजूद है। जब जून का जो लोकसभा चुनाव था, उससे पहले 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने असाधारण जीत हासिल की थी। कांग्रेस से 2 राज्य छीन लिए थे। उसका क्या आप जो लोकसभा चुनाव में कोई असर पड़ा उसका? भारतीय जनता पार्टी हमेशा परेशानी में रही, सांसद में रही, उसकी समझ में नहीं आया कि भाई हमारे खिलाफ ये कहां से अचानक एंटी इनकम्बेंसी प्रकट हो गई, और हम यूपी में कितनी बुरी तरह हार गए। राजस्थान में भाजपा ने कितनी शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन राजस्थान में भाजपा 10 या 11 सीटें वहां पे हार गई। तो ये बिल्कुल क्लियर, उसका कोई असर नहीं होता। लोकसभा की एंटी इनकम्बेंसी और लोकसभा की प्रो इनकम्बेंसी 2 अलग अलग चीजें हैं। ये राज्यों की एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी से अलग चीज है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर मान लीजिए विपक्ष जीत जाता, हरियाणा का चुनाव भी कांग्रेस जीत जाती और महाराष्ट्र का चुनाव भी जीत जाती, तो क्या इससे कांग्रेस के लिए 2029 का चुनाव जीतना आसान हो जाता? नहीं। उसके लिए अलग तरह की कोशिश करनी पड़ती, अलग तरह की योजना बनानी पड़ती, अलग तरह के नारे कांग्रेस को देने पड़ते। ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने गलती तो यही की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उसने रणनीति अपनाई थी, कांग्रेस ने सोचा कि इसी रणनीति के जरिए विधानसभा चुनाव भी जीत लेंगे। वो नहीं जीत पाई। कांग्रेस के पास कहने के लिए कोई नई बात नहीं थी, कोई नया नैरेटिव नहीं था। लोकसभा के लिए अलग राजनीति, विधानसभा के लिए अलग राजनीति, ये है फार्मूला। जो उसको नहीं समझेगा वो विफल होगा, सीधी बात यह है। क्यों? कि दोनों चुनाव कहीं जुड़ते नहीं है। आप नांदेड़ का चुनाव इस बात का प्रमाण है। नांदेड़ में कांग्रेस का प्रत्याशी शुरू में पीछे चल रहा था, मुझे लग रहा था कि हार जाएगा। फिर शायद आखिरी 2-3 दौर में उसे इतने ज्यादा वोट मिले, 47,000 वोट उसको मिले आखिरी 2-3 दौर में, और वो आगे निकल गया और चुनाव जीत गया। तो मैं बताना ही चाहता हूं कि बिल्कुल लोकसभा चुनाव का पूरा जो संरचना है और उसका बंदोबस्त है, उसका नैरेटिव, उसकी राजनीति, उसकी रणनीति सब बिल्कुल अलग होती है। मुझे पक्का विश्वास है कि 2029 तक आते आते, लोकसभा चुनाव तक आते आते नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी जमा हो जाएगी कि इनको उस चुनाव में बचाना मुश्किल होगा, और इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छी तरीके से समझता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, संघ इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को बदल दे। कब तक? क्योंकि अब ये तो कोई ये तो संघ परिवार वालों ने तो मुझे बताई नहीं है बात, ये तो मैं अपने विश्लेषण से कह रहा हूं। तो वो बदल दे उनको, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होगी उसको बंद करने का एक ही तरीका है कि आप चेहरा बदलें। देखिए, मोदी के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी, इसको मोदी भी समझ गए, इसको संघ भी समझ गया है। इसीलिए मोदी ज्यादा मीटिंग नहीं करते हैं लोग विधानसभा चुनाव में।
इसीलिए वो घरेलू राजनीति में ज्यादा अपने आप को, अपना चेहरा नहीं चमका रहे, वो विदेश नीति में ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि संघ परिवार में, संघ और मोदी के बीच में एक तरह का घोषित समझौता सा भी हो गया है कि भाई अब आप हमारा उत्तराधिकारी ढूंढ लीजिए और फिर हमारा रिटायरमेंट पैकेज तैयार रखिए। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो इस तरीके से मोदी उन लोगों में से नहीं है जो इस तरीके से वो बीच चुनाव छोड़ के विदेश चले जाएं, उन लोगों में से नहीं है मोदी। तो ये स्थिति है इसमें। और 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा या उससे पहले अगर मान लीजिए 1-2 साल पहले मध्यावधि चुनाव हुआ, वो चुनाव होगा, उस चुनाव में कौन राज्यों में चुनाव जीतता है कौन नहीं जीतता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें नहीं चलेंगी। अच्छा, आपने आपने कहा कि लगभग रिटायरमेंट प्लान, तो क्या लगता है कि फिर मोदी का विकल्प कौन बन सकता है? कौन कौन संभावित नाम है जिन पे आरएसएस अपना दांव लगा सकता है, मोदी सहमत हो अभी जाएंगे? शुरुआत है, अभी ये बिल्कुल शुरुआत है। अभी पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे आए दिन ही कितने हुए हैं, 4 जून को ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। तो हिंदुस्तान में लगातार चुनाव होते रहते हैं। तब हरियाणा के चुनाव हुआ, जब कश्मीर का चुनाव हुआ, 2 चुनाव ये हुए, तो इन चुनावों की गहमा गहमी में लोग उस क्षण को भूल जाते हैं। तो अभी बिल्कुल शुरुआत है, अभी इस पूरी प्रक्रिया को प्रोसेस किया जा रहा होगा। संघ परिवार ने चेकलिस्ट बना ली होगी कि भाई ये नाम है, इनमें से हमें किसी एक को चुनना है। अभी सब प्रत्याशी को लोग अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। अब भाई क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों है कि अमित शाह की इस बारे में गहरी दिलचस्पी है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बने। सब लोग जानते हैं देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और 148 में से 133 सीटें देवेंद्र फडणवीस ने जीती, 85% की, 89% की, 89% की स्ट्राइक रेट रहा। तो ऐसे आदमी को आप मुख्यमंत्री बनने में कोई हिचक क्यों होनी चाहिए? और ज्यादा क्या काम करेगा एक आदमी तो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने में पंगा फंसा दिया गया है। वो पंगा फंसाने की हैसियत एकनाथ शिंदे की और अजित पवार की नहीं है। वो तो जानते हैं उनकी ताकत क्या है। पंगा तो भाजपा के अंदर से फंसाया गया है ना, भाजपा के बाहर से नहीं फंसाने की हैसियत है। पंगा कौन फंसा सकता है? हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। कौन देवेंद्र फडणवीस को देखना भी पसंद नहीं करता? कौन है भाजपा में ऐसा? हम सब लोग जानते हैं वो कौन है। अमित शाह का नाम आता है कि अमित शाह ऐसे हैं, पसंद नहीं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अमित शाह के कुछ कामों करने से इनकार कर दिया था या इलावाला किया था। तो अमित शाह को इस प्रकार की अवज्ञा बिल्कुल नापसंद है। तभी एक समीक्षा ये भी है कि जब उन्होंने ये दोनों पार्टियां तोड़ी और महायुति की सरकार बनी, तब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? 105 विधायक थे भाजपा के पास। कहा क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के दावे के साथ आए थे? क्या नहीं। अजित पवार क्या मुख्यमंत्री बनने के दावे के साथ आए थे? नहीं। अगर भाजपा कहती है हम अपने बंदे को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या ये छोड़ के भाग जाते? नहीं। फिर क्यों नहीं बनाया गया उनको? इसीलिए बहुत खुंदक, जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो बहुत खुंदक उनको आ गई। उन्होंने कहा हम उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। तो फिर अमित शाह ने उनको फोन किया, उन्होंने अमित शाह की बात मानने से इनकार कर दिया। अमित शाह ने नरेंद्र मोदी ने फोन करवाया, तब वो माने। इसीलिए चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना जो ट्वीट किया है, जो एक्स पे लिखा है, उसमें यह है मोदी है तो मुमकिन है, अमित शाह का नाम नहीं है उसके अंदर। नारे भी लगते थे ऊपर नरे नीचे देवेंद्र, नारे लगते थे ऊपर नरे नीचे देवेंद्र। हाँ, उस वक्त लगते थे नारे इस तरह के। तो ये स्थिति है भाजपा में। अमित शाह लगातार इस तरह की पोजीशनिंग कर रहे हैं कि भाई सब जगहों पे उनके लोग हों, ताकि जब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हो और उसकी होड़ हो, तो उनके पक्ष में बड़े से बड़े नेता, सारे मुख्यमंत्री सब आप उनके पक्ष में आवाज बुलंद करें। सब जगह अपने लोगों को सेट करना चाहते हैं वो। हाँ, ऐसे हालात में एकनाथ शिंदे और अजित पवार तो अमित शाह के लोग हैं। हाँ, अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है दोबारा, तो अमित शाह के प्रति कृतज्ञता रखेंगे। ठीक बात है। कोई देवेंद्र फडणवीस कोई अमित शाह के प्रति कृतज्ञ थोड़ा रहेंगे, वो तो मोदी की तरफ रहेंगे, मोदी की तरफ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों।
भाई हाँ। देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयं संघ की पसंद है, सब लोग जानते हैं इस बात को। ठीक बात है। अगर वो संघ की पसंद नहीं होती तो 46 साल की उम्र में उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका क्यों मिलता? ठीक बात है। तो नितिन गडकरी की दावेदारी को छुटलाते हुए उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाता? और वैसे में ये बात बिल्कुल ठीक है, अमित शाह क्यों चाहेंगे कि इधर योगी आदित्यनाथ उनके विरोध में है, उधर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी उनके विरोध में हो जाए, दो मुख्यमंत्री उनके विरोध में हो जाए, क्यों चाहेंगे? हाँ, सही बात। लेकिन एक बात और समझ में आती है, तो क्या मोदी और शाह के फैसलों में भी दूरियां रहती हैं? मोदी कुछ और चाहते हैं क्योंकि मोदी देवेंद्र फडणवीस देखिए, को चाहते राजनीति थोड़ी जटिल चीज होती है, वो उसमें इतनी आसानी से हमें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब पारदर्शी मामला नहीं है कुछ, मतलब जो साफ समझ में आ जाए। ये असंभव है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में एकता ना हो। दोनों बिल्कुल समझ लीजिए, कुछ लोग तो व्यंग से कहते हैं कि जो मियाँ बीवी वाला मामला है, इन लोग मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कोई तीसरा पहुंचेगा तो दोनों मिलकर मुंह नोच लेंगे उसका। तो उन दोनों के बीच में कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा उसमें पंगा लेने लगे आके। मसला मियाँ बीवी वाला उस तरह का संबंध है ना ये तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ठीक उन बात दोनों है। के बीच में कोई ऐसा मतभेद नहीं है, लेकिन अब तो अमित शाह को भी तय कर, मोदी को जिंदगी में जो करना था कर लिया। अब तो कुछ नहीं करने की स्थिति में भाई। उनको जो उन्हें उपलब्ध करना था वो उन्होंने कर लिया। 3 बार वो प्रधानमंत्री लगातार रह लिए, 12 साल तक वो मुख्यमंत्री रह लिए। 12 और 15 27 जब ये कार्यकाल समाप्त होगा तो 27 साल तक लगातार उस सत्ता में रहने का विश्व रिकॉर्ड बना चुके होंगे। ठीक बात, तो अब क्या करेंगे? अब और उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। उम्र भी उनकी तब तक काफी हो चुकी होगी। अभी चलने मिलने में उनको तरह तरह की दिक्कतें होने लगी। अब आप ध्यान से देखिए, जब उनकी कैमरे से उनकी शान के साथ सीना तान के चलते हुए तस्वीर आती है, तो आप उनके कदमों को देखिए, वो सब बात नहीं रह गई है। हाँ, उतना क्रेज उतना वो हाँ, नहीं नहीं, है। और ये स्वाभाविक है। मतलब इसमें मनुष्य के शरीर पर प्राकृतिक क्षय का नियम लागू होता है, हम सबके ऊपर लागू होता है। मोदी जी को इससे, अब वो भले ही कितने कहते रहे कि हम वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो नियम तो उनके ऊपर भी लागू होता है। हाँ, और मशरूम अगर खाते भी हैं तो मशरूम कब तक काम करेंगे? उम्र के तो हाँ, है ही सही है ना। बात। मशरूम मशरूम एक खास तरह का फेशियल, एक वो तो उसमें कब तक काम होगा? तक कुछ तो असर दिखेगा ही, पड़ेगा भी। मेरा संजय बेटा राउत बताता है कि वो बहुत महंगा कोई ऐसा फेशियल कराते हैं कि शायद बड़े बड़े टॉम क्रूज और शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार कराते हैं फेशियल। वो हम लोग तो सोच अच्छा, भी नहीं सकते उसका। हमारा तो घर बिक जाएगा उस फेशियल कराने के चक्कर में। अरे बाप रे बाप, इतना महंगा होता हाँ, है फेशियल? हाँ, हाँ, अरे गजब है। वो अच्छा, मशरूम मोदी की मशरूम भी, और वो मशरूम भी हम लोग नहीं खा सकते। ओके, अरे तो संजय जी, चेहरे वो पे चमक आती है, बहुत ऊंची चीज है वो, कोई चीज। तो जो चेहरे पे जो चमक लाइट वाइट पड़ती है वो फेशियल का कमाल होगा मोदी जी का। हाँ, वो फेशियल खास तरह का फेशियल होते हैं। फिर कुछ इंजेक्शन होते हैं खास तरह से, आदमी का रंग गोरा हो जाता है। अरे बाप रे, ये सब भी होता है? बहुत सी हीरोइनें लगवाती है इंजेक्शन, हीरो लोग लगवाते हैं। हर बार इंजेक्शन लगाने पे आप एक, मतलब कुछ परसेंट जो है वो रंग गोरा हो जाता है आदमी का। तो वो अच्छा, ये हाँ, तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग दोस्त भी बहुत अच्छे हैं उनके, हीरो हीरोइन। एक कई बार तो उनके सेल्फी भी आती है हीरो हीरोइन वो के तो संग। अक्षय कुमार ने ही बता दिया होगा कि आप ये कीजिए। हाँ, जब इंटरव्यू लिया होगा उन्होंने कि आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, तब कर दिया होगा। संजय राउत बड़े नाराज थे। वो संजय राउत ने तो चंद्रचूड़ की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। उन्हें कहा चंद्रचूड़ अगर फैसला समय पे दे देते तो ये सब गंदगी नहीं होती। तो चंद्रचूड़ बेचारे जाते जाते उन्होंने सही काम किया, लेकिन गणेश जी की ऐसी आरती करी कि गणेश जी ने ऐसा प्रसाद दिया कि मोदी जी के संग आरती करना, संजय राउत बिल्कुल भड़के हुए थे आज। क्या लगता है कि भड़कना जायज था संजय राउत का कि अगर फैसला टाइम पे दे दिया गया होता महाराष्ट्र में तो इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता? देखिए, जो संजय राउत की नाराजगी या कांग्रेस की नाराजगी, कांग्रेस ने भी तो कहा है कि हम इस फैसले को, नवेश चन्नीतला ने कहा है कि हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करते। तो इस तरह की तो बहुत सी बातें की जा रही हैं। लेकिन अब ये एक हकीकत है, इसको बदला नहीं जा सकता है कि कांग्रेस वहां बुरी तरीके से चुनाव हार गई। अच्छा, अब जिस तरह हरियाणा के चुनाव में कुछ बातें निकल के आई थी ठोस, चुनाव आयोग ने ये किया वो किया, इस चुनाव में उस तरह की बात भी नहीं है। बहुत से चुनाव आयोग की गड़बड़ियां हैं, लेकिन वो उस तरह की गड़बड़ियां नहीं है जिस तरह की हरियाणा के चुनाव में आगे निकल के आएंगी, तो हम उन तथ्यों के ऊपर विचार करेंगे। फिलहाल तो साफ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डेफिसिट है, एक रणनीतिक
टोटा है, रणनीतियों का टोटा है। कांग्रेस नई रणनीति फटाफट बनाकर उसको लागू करने में उतनी सक्षम नहीं है, इतनी भाजपा सक्षम है। तो ये नंबर तो हम लोगों को भाजपा को देने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है, कांग्रेस को हर राज्य के लिए, हर चुनाव के लिए अलग रणनीति बनानी चाहिए। कांग्रेस सोचती है कि एक रणनीति बना ली, उसमें थोड़ी कामयाबी मिल गई तो वही सब जगह लागू कर दें। ऐसा नहीं चलेगा। भारत बहुत बड़ा देश है, विविध देश है, और उसमें रणनीतियां भी आपकी विविध रणनीतियां होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक समीक्षक के तौर पर मैं इस पर ज्यादा जोर देना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं ये कहूंगा कि चुनाव, ये जनादेश चुराया नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि महायुति ने इस जनादेश को चुरा लिया है। आप इसमें यह भी देखिए कि कांग्रेस को छोड़ के बाकी और कोई, कांग्रेस इस बात को कह रही है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस बात को कह रही है। एक तो शरद पवार नहीं कह रहे हैं इस बात को, बिल्कुल शरद पवार और एनसीपी की तरफ से ये बात नहीं कही जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, मुझे लगता है कि और ज्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये क्यों चुनाव हारे। गुडी कह रहे हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने, वो दावा भी करते थे कि अब प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने तक उत्तर प्रदेश में वाकई में दंगा नहीं हुआ। कासगंज के एक दंगे का जिक्र हम कर सकते हैं, जरूर हुआ था, इसको उन्होंने दंगा नाम ही नहीं दिया कि सरकारी रिकॉर्ड में कि दंगा ना आ जाए, लेकिन दंगा नहीं हुआ है वो कहते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, योगी सरकार की धज्जियां उड़ गई, भारतीय जनता पार्टी की भयंकर फजीयत हो गई। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, नंबर 2 पे आ जाएंगे। और उसके बाद फिर अचानक पहले एक जिले में दंगा हुआ, फिर संभल में बवाल हो गया, 3 लोगों की मौत हो गई, एसपी के पैर में गोली लगी है, एसडीएम के फ्रैक्चर हैं। 3 लोगों की मौत अगर बलवे में दंगे में हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। ये लोकसभा चुनाव के बाद का कुछ रिजल्ट कनेक्शन जोड़ रहा है दंगों पे, अचानक उत्तर बिल्कुल प्रदेश। स्पष्ट है संजय जी, इसमें तो ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत ही नहीं है, तो बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे ही लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, भाजपा वालों ने कहना शुरू किया कि अब हम जम के हिंदू मुसलमान करेंगे, चुनौती देनी शुरू की, हम जम के हिंदू मुसलमान करेंगे। इस मामले में सब में एकता है, अंदरूनी तौर पर कोई भी मतभेद हो, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सब में एकता है। हिंदू मुसलमान करने के सवाल पर दोनों मुख्यमंत्रियों में, मुख्यमंत्री के बीच में कोई मतभेद नहीं है, दोनों उप मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में कोई मतभेद नहीं। मुसलमानों को गाली देने के सवाल पे दोनों, सब किसी के बीच में कोई मतभेद नहीं है। और जब भी भाजपा कमजोर होती है तब वो दंगे का सहारा लेती है, मुसलमान विरोधी हिंसा का सहारा लेती है। जैसे ही भाजपा मजबूत, जैसे पहले बड़ा आत्मविश्वास हो गया था कि 7 साल से योगी जी सत्ता में डटे हुए थे, 10 साल से मोदी सत्ता में डटे हुए थे, बड़ा विश्वास हो गया था, तो मुसलमानों के अंदर स्नेह यात्रा निकालने की चर्चाएं होने लगी थी। लेकिन अब वो सब चर्चाएं कोई नहीं करता, अब तो मुसलमान विरोधी जहर उगलते हैं दिन रात। आप योगी जी ने जब से लोकसभा चुनाव हुआ है जितने भाषण दिए हैं, क्या एक भी ऐसा भाषण है इसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर ना उगला हो? तो वो तो बिल्कुल उनकी राजनीति स्पष्ट है, उन्हें ऐसी इसी तरीके से उन्हें करना है आगे, और ये 2029 तक चलेगा, इसी माहौल तरीके से बनेगा। हाँ बिल्कुल, लगातार उग्र सांप्रदायिक राजनीति होगी, नंगी सांप्रदायिक राजनीति होगी, उसी तरह का माहौल होगा। अभी देखिए उपचुनाव में क्या हुआ, उपचुनाव में उन्होंने मुसलमानों को वोट ही नहीं डालने दिया, पिस्टल ले तो लेके यही हाथ। नहीं, यही तो वो मदद थी जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि लोकसभा चुनाव में भी योगी जी देते होते। भाई जो जांच कमेटी बनी थी हार के कारणों की जांच के लिए, तो उस जांच कमेटी ने आरोप लगाया कि सरकार ने हमारी मदद नहीं की, सरकारी अधिकार। कौन सी मदद थी वो? यही मदद थी जो अभी सरकारी मशीनरी ने अभी उपचुनावों में सरकार को पहुंचाई, कि जो सुपरिभाषित रूप से भाजपा विरोधी मतदाता है उसको मतदान केंद्र तक ही नहीं जाने देगी सरकार। तो मुसलमान बहुल क्षेत्र में भी बीजेपी जीत गई। हाँ सही बात है, वोट ही डालने दिया उसको, वोट ही डालने दिया। अब वहां के भाजपा के उम्मीदवार, सपा के उम्मीदवार कहना है कि अगर वोट डालने दिया जाता तो मैं 1 लाख वोट से जीतता। सही बात है। हाँ, तो अब सवाल तो इस बात का है कि ये है वो मदद जो लोकसभा चुनाव में मोदी जी, योगी जी ने किन्हीं अंदरूनी नाराजगियों के चलते अपनी पार्टी को नहीं दी मदद। बिल्कुल सर, तभी सुपड़ा भी साफ हो गया। अच्छा, ये कौन सा नया चलन आ गया है कि कोई भी मस्जिद होगी कह दिया जाएगा ये मंदिर है, अदालतें भी तुरंत कह देंगे उसका सर्वे करो, ये कौन सा नया चलन है
अदालतें देखती नहीं। ये पिछले 10 साल से बना हुआ पैटर्न है। ये राम जन्मभूमि मंदिर वाले मामले से सीखा है इन लोगों ने। पैटर्न वही है। अगर कुछ मस्जिदें पुरानी है तो उनके बारे में पहले तो कहने लगी है कि अरे यहाँ तो मंदिर था पहले, और उसकी बातें करने लगी है और धरने और मतलब कुछ हवा बनाने लगी है। उसकी हवा बनाने के बाद में फिर अदालत में चले जाइए। ज्यादातर जज जो होते हैं वो संघी निकलते हैं, क्योंकि काले कोट के नीचे जो है भगवा छिपा होता है। और उसके बाद वो कह देते हैं सर्वे किया जाए। सर्वे होने लगता है तो मुसलमानों को लगता है कि उनकी मस्जिद छिन रही है, तो वो नाराजगी उनमें होती है। मुसलमानों के अंदर जो रेडिकल तत्व हैं वो थोड़े आक्रामक रवैया अख्तियार करते हैं और वहां पर हिंसा शुरू हो जाती है। ये एक पैटर्न है। ये बार बार हर जगह स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जब वो चाहेंगे तब इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। संभल में जो हुआ ये उसकी एक वानगी है। ये बहुत खौफनाक नहीं है? समाज तो बिल्कुल बढ़ जाएगा इस तरह की नफरत की राजनीति जाएगा, करने। बढ़ चुका है। जाएगा क्या होता है, बढ़ चुका है। ये तो अभी से बढ़ चुका है, बहुत पहले से बढ़ा हुआ है। भाजपा जब चाहती है तो इस बंटवारे के ऊपर एक चादर डाल देती है। जब भाजपा को लगता है कि उसके लिए सब ठीक चल रहा है, उसकी बनाई हुई हिंदू एकता कायम है, वो दबादब चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है, विपक्ष को कुछ खास मिला नहीं रहा है, उसी का नैरेटिव चल रहा है, उसी का दबदबा चल रहा है, तो उस बंटवारे के ऊपर एक चादर डाल देती है। जैसे उसे लगता है कि उसका राजनीतिक प्रभुत्व खतरे में है, वैसी चादर हटा देती है और डंडे से कौच के उस बंटवारे को हवा देती है। बहुत ही खराब है, बहुत ही दुखद है ये सारी राजनीति, लेकिन कुछ राजनेताओं को लाशों पर महल बनाकर ही शायद चैन आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, आभार। ये थे अभय दुबे जी और आपने पूरी बातचीत सुनी। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। प्यार बनाए रखिएगा, साथ दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।